गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है भारत की खोज का 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम बंगाल में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भारत के अतीत की सबसे पहले, अतीत होता है पुरानी, भारत के जो पुराना जो इतिहास है हमारा, उसकी सबसे पहली तस्वीर यानी अवशेष कहाँ मिले? सबसे पहले सिंध में जो कि अब पंजाब में है। इसकी मोहनजोदड़ो और पश्चिम बंगाल में हड़प्पा में मिले थे। ठीक है बेटा। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति, मतलब इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानने को बहुत कुछ मिला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ फैली थी? उत्तर भारत में। तो ये लेखक कौन है इसके? जवाहरलाल नेहरू। वो कह रहे हैं कि शायद इनके आसपास और भी सभ्यता होंगी, लेकिन उनका हमें पता नहीं है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? उत्तर पूर्व में उत्तर में दूर दूर तक फैली है। ठीक है बेटा। संभव है भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो सिंधु घाटी के बारे में पता चला है, शायद आगे इसके आसपास जो क्षेत्र हैं उनको भी शायद खोदा जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अम्बाला। अब देखो बेटा, कहाँ मिले हैं सभ्यता के अवशेष? पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में अम्बाला ज़िले में मिले हैं। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। गंगा की घाटी नाम है, वहाँ तक ये फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर नहीं, उससे भी बहुत अधिक है। अब ये कह रहे हैं लेखक कि केवल ये पंजाब में और काठियावाड़ में ही नहीं, ये गंगा घाटी तक फैली और आगे भी शायद फैली हो, जो कि खोदने से हमें पता लगेगा। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। विकसित मीन्स जो अपने आप में पूरा विकास कर चुकी हो, वो विकसित होती है। एक विकासशील होता है जो विकास कर रहा है। विकसित होता है जो विकास कर चुकी है, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे। अब ये कह रहा है ये सभ्यता जो है, इसको विकसित होने में कितने वर्ष लगे होंगे? हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष सभ्यता, अर्थात किसी एक विशेष धर्म को स्थान न देकर पूरे धर्म का आदर किया गया। धर्म तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुआ। धर्म था उस समय, धर्म के बारे में लोगों को पता था, लेकिन रहते कैसे से लोग? धर्मनिरपेक्ष रहते थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद में सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत आगे होना, सांस्कृतिक युगों मतलब जो हमारे पिछले जो नगर हैं उनकी संस्कृति के बारे में जानना, उसमें कैसी थी? अग्रदूत, सबसे आगे थी। ठीक है। क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया। अब देखो बेटे,
सिंधु घाटी की सभ्यता ना केवल भारत में ही थी, जो कि अब पाकिस्तान में कुछ इलाका चला गया है इसका, बल्कि कहाँ कहाँ इन्होंने संबंध स्थापित किए अपने बाहर के देशों में, फारस, पोटामिया और मिस्र। वहाँ पर क्या किया इन्होंने, व्यापार किया उनके साथ। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह सभ्यता कैसी थी, जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। धनाढ्य होता है बहुत ज़्यादा अमीर होना। इस सभ्यता में जो व्यापारी वर्ग था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा अमीर था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें और दुकानें संभवतः छोटी थी। ठीक है बेटा, ये सब उसके सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताया गया कि कैसे थे व्यापारी लोग, कैसे थे, धनवान थे, बहुत ज़्यादा धन था उनके पास, और सड़कों पर दुकानें लगभग कैसी थी, छोटी थी। आगे चलो। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक युग को 6000 साल पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच में जो परिवर्तन हुए हैं और अब तक 6-7 हज़ार साल इसको हो चुके हैं, और ये आपस में जो है संस्कृति जो है अभी तक आपस में इसको जोड़े रखी हुई है। जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, यह देखकर अचरज होता है, हैरानी अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कितना कुछ ऐसा है जो हमें, ये बेटे तस्वीरें हैं आपकी, किसकी, खुदाई की तस्वीरें हैं, जहाँ से अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो का महान स्नाना घर, ये खुदाई में मिले हैं। खुदाई में जब खुदाई करी तो उसके बाद ये महान स्नाना घर था, किसका, मोहनजोदड़ो का। आपने शायद ये 7th क्लास में SS की बुक में सिंधु घाटी की सभ्यता पाठ पढ़ा होगा। उसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई का एक चैप्टर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अलग से चैप्टर है, लगभग वही चैप्टर है, ये पाठ वही है ये लगभग। ठीक है बेटे, क्या था वो, व्यवस्थित रूप से वह सभ्यता बनाई गई थी, नगरों को व्यवस्थित रूप से बनाया गया था। तो ये क्या है, स्नानागार, यहाँ पर स्नान करा करते हैं। आगे चलो। चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाज को, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। ठीक है, उस समय लोगों को जो है पहनना अच्छी तरह से आ चुका था और दस्तकारी, हाथों का काम भी वो करने लग गए थे। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर वेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीक प्रगति कर ली है। यह केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं, सृजन होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता में कह रहे हैं कि सुख सुविधा नहीं की उन्होंने अच्छी वस्तुओं का सृजन इकट्ठा किया, अच्छी वस्तुओं को भी इकट्ठा किया, और क्या किया, उनके जो थे चिन्ह भी थे, किसी चीज़ को बताने के लिए कोई चिन्हों का निर्माण करना, और अच्छे हमामों और नालियों, हमाम होता है बेटा, अब तो आपके पास गीजर आ गए हैं, गीजर टाइप में होता है, वहाँ उसमें पानी डालो और वो गर्म होकर बाहर निकलता है। ठीक है, आगे चलो। आर्यों का आना, अब तक तो था सिंधु घाटी की सभ्यता, अब इसमें है आर्यों का आना। सिंधु घाटी की सभ्यता में ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं है। आर्यों का इतना डिटेल में पता नहीं है, लेखक ये कह रहा है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति
इस देश की संस्कृति थी। इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिणी भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। अब बेटे ये कह रहा है कि आर्यों के बारे लेखक कह रहे हैं कि आर्यों के बारे में हमें कोई स्पष्ट नहीं है कि वे कहाँ थे। उनका अनुमान ये है कि शायद वे दक्षिणी भारत के ही लोग थे जो यहाँ पर रहते थे, और वे मोहनजोदड़ो से बहुत समय पहले यहाँ पर आ चुके थे और वे फिर यहीं पर रहने लगे थे और उन्हें यहीं का ही निवासी माना जाने लगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। अब सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ उसके बारे में है। अब कुछ लोग ये कहते हैं अकस्मात होता है अचानक। कुछ लोगों का मानना ये है कि अचानक कोई ऐसी दुर्घटना में जो अच्छी घटना ना हो, बुरी घटना, ऐसी घटना घटी थी, ठीक है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की गई, उससे सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अंत है वो अकस्मात अचानक हो गया। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि सिंधु घाटी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभवतः है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। अब अनुमान लगा रहे हैं ये, कुछ को अनुमान तो ये है कि अकस्मात कोई घटना घटी हो, कुछ का अनुमान ये है कि भयंकर नदी में बाढ़ें आई हो, शायद बाढ़ों के कारण हुआ हो, और कुछ का अनुमान ये है कि ज़मीन धीरे धीरे ज़मीन जो है सूखती गई हो और खेत रेगिस्तान बन गए हों। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई से निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह से ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। अब ये बेटे धारणाएं हैं कि शायद उसका अंत ऐसे हुआ होगा, बाढ़ से हुआ होगा या रेगिस्तान से हुआ होगा। बालू जमी हुई है तो शायद नदी के पास जो है रेगिस्तान जम गया हो, इस तरह से इसमें बताया गया है। मतलब एक जो कहते हैं ना दृढ़ता से कि इस तरह से हुआ होगा, वो दृढ़ता लेखक के पास नहीं है कि अंत कैसे हुआ होगा। वो केवल अनुमान लगा रहा है कि शायद ऐसे हुआ होगा। अब आ जाओ बेटा, इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों को उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसमें इनसे कुछ प्राचीन चेहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। इतनी ही सुन लो बेटा ये वीडियो, कल मैं आपको पूरा चैप्टर इसका भेज दूँगी, ठीक है। बाकी यदि आपके पास बुक है तो खुद भी रीड करो। रीडिंग किसी चीज़ को पढ़ना, बुक को पढ़ना, किताब को पढ़ना, पाठ को पढ़ना अच्छी आदत होती है। तो
तो स्वयं पढ़कर देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इससे आगे मैं आपको कल भेजूँगी, ठीक है बेटा।